Hello everyone. So the question for today is that the number of four-digit number strictly greater than 4321 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, and 5 where repetitions of a digits are allowed is. So now let us consider that we have been given numbers as 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So now let us consider cases where case 1 where it starts from 5. So now let us take as 5 position 5 number is fixed at position 1. The possibility for numbers is here 6, number here is 6, and there are 6. Thus this gets 216 numbers. Now case 2 where the number starts from 4, 3 dash dash above. Therefore here we consider as 4 taken. Here there are two possibility for a digit 4 and a digit 5. Here there are 6 possibilities, and here last there are 6 possibilities as repetition is allowed. So total here it becomes 72 numbers. And in case 3 we consider the digits that are in range from 4321 to 4400. 4321 to, my bad, 4300. So now here, according to 4 places, here 4 and 3 are fixed. So there are 1 and 1 ways. Here there are 4 possible ways, and here there are 6 possible ways. Therefore total numbers is 24. But here in case 3 we have also considered two digits that are 4320 and 4321 that need to be subtracted. Therefore ways equal to 24 minus 2 equal to 22 numbers. Therefore, to find that total numbers formed equal to 216 plus 72 plus 22 equal to 310. So we found that 310 is our final answer. So option 2 is. The question is how many 3 cross 3 matrices M with entries from this set 0, 1, 2 are there for which the sum of diagonal entries of M transpose into M is 5. So हमें क्या किया है, एक जनरल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेते हैं. हम एक मैट्रिक्स दिया है विच इज M विद एंट्रीज 0, 1, 2. सो उनका सम क्या दिया, डायगोनल एंट्रीज का सम ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M इज 5. सो हम एक जनरल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3, C1, C2, C3. ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स हो गया. सो इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो ट्रांसपोज क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं A1, B2, C3, ठीक है. और ये ऐसे हो जाता है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. अब मुझे क्या बोला है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम M ट्रांसपोज इनटू M. ओके, सो ये हमारा M है और ये M ट्रांसपोज है, ठीक है. तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, M ट्रांसपोज इनटू M.
m ट्रांसपोज इंटू m, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम ये मान ले सी, इसमें हमें सिर्फ कौन सी एंट्रीज चाहिए, पहले तो हम पूरा लिख लेते हैं। m ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and this is a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन देखें और हमें क्या बोला है, फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस, सो हम कंसर्न किससे हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज से। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहाँ से आती हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे 3 डायगोनल एंट्रीज आएंगी, ठीक है। सो वो कौन सी होंगी, फर्स्ट डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, जब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा टाइप, विच इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो फर्स्ट डायगोनल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वैसे ही सेकंड डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, सेकंड डायगोनल एंट्री होगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आता है, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ आता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है। सो ये वाली जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगी वैल्यू वो यहाँ आएगी, और वो क्या होगी, a2 इंटू a2 प्लस b2 इंटू b2 प्लस c2 इंटू c2 विच विल बी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो थर्ड डायगोनल एंट्री होगी वो क्या होगी, इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a3 क्यूब a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन डायगोनल एंट्रीज का सम कितना है 5, तो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, सॉरी b1, इसको इरेज करके लिख देते हैं। सो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, ठीक है। ये सम किसके इक्वल है, ये है 5 के इक्वल, 5 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मेरी जो एंट्रीज है ए आई, जो भी a1 a2 a3 b i और c i, ये सारी एंट्रीज किस सेट से, 1 0 और 2 से, इन तीनों में से ही कोई वैल्यू ले सकती हैं। तो अगर मेरे को ये 5 के इक्वल करना है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, तो या तो मैं क्या करूं, 5 क्रिएट करने के लिए या तो 5 किसके इक्वल हो सकता है, 5 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बाकी सारे 0 हो जाएं, 0 स्क्वायर प्लस ऐसे जितने भी है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बाकी सारे 0 हो जाएं, 0 स्क्वायर प्लस 0, बाकी सारे नंबर्स 0 हो जाएं, तभी क्रिएट हो सकता है। नहीं तो क्योंकि अगर दो इससे ज़्यादा कोई अगर 1 हुआ या 2 हुआ तो ये 5 को एक्सीड कर जाएगा, और इस केस में अगर दो नंबर्स को अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है, 8, वो भी 5 को एक्सीड कर जाएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हमने क्या कंसिडर किया है कि ये 9 एंट्रीज हैं, ए आई बी आई सी आई। सो इन 9 एंट्रीज हैं हमारे पास, उसमें से 5 की वैल्यू 1 हो और बाकी सबकी 0 हो, तो हमें कोई भी 5 सेलेक्ट करनी है जिनकी वैल्यू हम कर देंगे 1 और बाकी सबकी कर देंगे 0। तो 9 से 5 की कर देंगे 1, और जो बाकी बची, कितनी बची, 9 में से 5 तो हम यूज़ कर चुके हैं, बाकी बची 5, उनमें से 5 की बची, उनमें से बची 4, तो बाकी सारी की सारी 4C4 चार बची थी, चारों की चारों क्या होंगी 0।
तो ये फर्स्ट केस में इतने डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि हम 5 जो हैं 1 ले रहे हैं और बाकी सारे 0 हो रहे हैं, तो 9 में से 5 ले लिए हमने जिनको 1 कर देंगे और बाकी चारों को 0 कर देंगे। अगर मैं सेकंड केस कंसिडर करूं, इस सेकंड केस को देखूं, तो इस केस में मेरे पास एक 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है और 7 एंटिटीज जो हैं, 7 जो वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं 0। तो इसको करने के तरीके कितने हैं? 9 में से कोई भी 7 ले लूं जिनको मैं 0 कर दूंगा, फिर जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे? 2 में से 1 ले लूं जिसको मैं 1 कर दूंगा, और जो बाकी बचे, कितना बचा? 1 ही बचा, उसको मैं अकेले को 2 कर दूंगा। तो ये इससे आ गई ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 9C5। 9C5 कितना होता है? 9C5 होता है 126। ये वैल्यू होती है 126, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये कितनी आएगी? 9C7 विल बी 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 विच इज 9C2 बेसिकली, इंटू 2C1 की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1। सो दिस विल बी 9 8 72। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ गए? 126 प्लस 72 विच इज 198। तो हमारे 198 सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि AI, BI, CI की 198 पॉसिबल वैल्यूज है सच दैट M ट्रांसपोज इनटू M की जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम 5 हो। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स M with entries 0 1 2 are there for which sum of the diagonal entries is this। सो हमारा मैट्रिक्स M जो है वो किससे डिफाइन होता है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 से होता है। तो इनकी सारी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स दे देंगी। सो हमारे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए? 120 198। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। Hi students, the number of integers greater than 6000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition is options 216, 192, 120 and 72. ఇవి ఆడిచ్చిన ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఆడు చెప్పింది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6000 అన్నాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ integers greater than 6000 అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 4-digit integers plus number of 5-digit integers. 5-digit integers అనేవి 6000 కంటే ఎలాగో పెద్దగానే ఉంటాయి. సో 4-digit integers ని వాడిచ్చిన నెంబర్స్ తో మనం ఇప్పుడు ఫిల్ చేసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఫైండ్ చేసుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ 4-digit integers. 4-digit integers 4-digit కదా. సో ఇలా 4 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. 6 కంటే పెద్దవి ఏమున్నాయి? ఇక్కడ మనకు అక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటి? 3, 5, 6, 7, 8. 6 కంటే మనకి పెద్దవి కావాలి. అండ్ 6 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 6500 కూడా 6000 కంటే పెద్దదే కాబట్టి. సో ఈ 3 ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో పెట్టచ్చు, 6 కానీ 7 కానీ 8. సో ఇక్కడ ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి పెడతానికి? 3 వేస్ లో పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది దీనికి 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దీనికి 3, అలా తగ్గుంటుంది. సో ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత? 3 into 4 into 3 into 2 is equal to
72. అండ్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ 5 డిజిట్ ఇంటిజర్స్. 5 డిజిట్ ఇంటిజర్స్ అనేవి ఎలాగో 6000 కంటే పెద్దగా ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ఏంటి? సింప్లీ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత? 120. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ which are greater than 6000 is 120 plus 72, which is equal to 192. Is equal to 192. Therefore 192 is the right answer. Therefore option 2 is the correct answer. Number of integers greater than 6000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7 and 8. Third repetition is 192. Thank you students. Hello guys, question is the number of 7-digit integers with sum of digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only is. तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक 7 डिजिट इन नंबर जो है 7 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 3. इन्हीं 3 डिजिट से 7 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका सम इक्वल किसके हो? दैट इज इक्वल्स टू 10. तो हमारे पास 7 प्लेसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 प्लेसेस में 1, 2, 3 में से क्या नंबर लगाएं कि उनका सम जो है वो 10 बने. तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं? अगर हम इसको सेट करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास एक केस बनता है कि हम अगर वंस डालें सब में 1, 2, 3, 4, 5. अगर 5 प्लेसेस में मैंने 1 डाला है तो 2 जो है कितने प्लेसेस पे हो जाएगा? एक प्लेस पे 2 हो जाएगा और एक प्लेस पे 3 आ जाएगा. अगर मैं इससे ज्यादा पे 1 डालती हूँ तो उससे क्या होगा? सम 10 नहीं हो पाएगा. और अगर केसेस देखते हैं हम तो उसमें क्या होगा? हमारे पास अगर हम 2 से बनाते हैं तो 1, 2, 3. अगर मैं इससे ज्यादा 2 लिखती हूँ तो 4 प्लेसेस पे मुझे फिल नहीं कर पाऊंगी जिसका सम 10 होगा. तो यानी कि ये 2 होंगे. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये 6 हो गया सम. अब आपको क्या करना है? एक जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बाकी जगह पे हम 1 लिखेंगे ताकि ये 7 के 7 प्लेसेस फिल हो सकें. क्योंकि अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया तो इट विल बी 9 और ये 3 प्लेसेस फ्री रह जाएंगे. तो हमारे पास सिर्फ ये 2 केसेस होंगे जिसमें हम सम को 10 बना सकते हैं 1, 2 और 3 से. तो इसको केस 1 लेट कर लेते हैं और इसे केस 2 लेट कर लेते हैं. तो केस 1 के लिए जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 7 प्लेसेस को हमने फिल करना है. और तो हम इसको किस तरह से करेंगे? 7 फैक्टोरियल और रेपिटेशन देखेंगे. तो रेपिटेशन किसकी हो रही है? ओनली वंस की हो रही है रेपिटेशन. और कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स. तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल. 2 एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, इसके लिए रिपीटिशन की जरूरत नहीं है. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. आंसर इज 42. केस 2 से निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल प्लेसेस है 7 फैक्टोरियल वेज में फिल करना है और रेपिटेशन जो के लिए जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 2 जो है 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल और 1 कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर लेते हैं. 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 6 और 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 से 6 कैंसिल 35. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू जो दोनों केसेस के आए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं. 42 प्लस 35
it would be equal to 77. Thank you. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? तो आज हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में हमें हमारा क्वेश्चन एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 300 स्टूडेंट्स है टोटल एक किसी कॉलेज में, ठीक है। हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है और हर न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कितने हैं? देखो, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। मैं टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स देखूंगा। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कहने का मतलब है कि अगर एक न्यूज़पेपर को 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसकी न्यूज़पेपर की रीडिंग कितनी होगी? 2। और मान लो 10 ऐसे न्यूज़पेपर है तो टोटल रीडिंग कितनी होगी? 20 रीडिंग्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग का मतलब ना एक एक्टिविटी है जो न्यूज़पेपर के साथ हो रही है, इसी से मैं टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर निकालूंगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि 300 स्टूडेंट जो है 5 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो 300 इंटू 5 मेरी टोटल रीडिंग्स हो गई, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि 60 इंटू एक्स भी मेरी टोटल रीडिंग्स हो गई, ठीक है ना। देखो, टोटल रीडिंग्स का क्या मतलब है। देखो, सपोज एक 10 टेलीविज़न है, ठीक है। उस 10 टेलीविज़न पे 10 अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो हर टेलीविज़न पे 3 अलग अलग प्रोग्राम आते हैं। अब 30 बच्चे हैं, ठीक है। हर बच्चा 3 अलग अलग टेलीविज़न देखता है, तीन अलग अलग प्रोग्राम देखता है, ठीक है। और हर बच्चा मान लो एक एक प्रोग्राम देखता है, ठीक है। इस पे एक टीवी पे, और हर बच्चा जो है 5 टीवी देखता है, हर टीवी पे एक एक प्रोग्राम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ व्यूइंग कितनी हो गई है? 30 बच्चे इंटू 5 यानी कि 150। लेकिन हर टीवी को 3 बच्चे भी तो देख रहे हैं ना, यानी कि 10 इंटू 5, ठीक है, 10 इंटू 15, दोनों 50, दोनों 150 इक्वल आ तो गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स देखेंगे, क्योंकि देखो दोनों ही तरफ ना टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स इक्वल रहेंगी। 300 बच्चे 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है 1500 हो गई। अब एक न्यूज़पेपर को, भाई जो न्यूज़पेपर ही तो पढ़ेंगे ना बच्चे, मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई न्यूज़पेपर आ गया, वही न्यूज़पेपर जो रखे वही तो पढ़ेंगे ना। अब एक न्यूज़पेपर को 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल नंबर रीडिंग्स कितनी हो जाएंगी? 60 इंटू एक्स। एक्स मेरा क्या है? टोटल न्यूज़पेपर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, ठीक है। 300 इंटू 5/60 इक्वल्स टू एक्स। इस 0 से कट गया, ये 2 हो गया, 50 है ये, और ये 25 हो गया। तो x मेरा आंसर आ गया 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 25 जो है मेरे पास, जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हो मेरे पास 25 है। तो मेरा आंसर आ गया वो है एग्जैक्टली 25, ठीक है। इस तरह से करना था टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। रीडिंग एक एक्टिविटी है और एक रीडिंग दूसरी से अलग है। अब एक न्यूज़पेपर को 3 बच्चे पढ़ते हो तो 3 रीडिंग हो गई, और 3 बच्चे 4 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो 4 रीडिंग हो गई, ठीक है। इस हिसाब से करना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। So question is given 18 guests have to be seated half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one side, particular side, and 3 others on other side. Determine the number of ways in which the sitting arrangement can be made. देखो क्वेश्चन क्या गिवन है उसको समझो कि एक लॉन्ग टेबल है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये दिस इज ए पर्टिकुलर लॉन्ग टेबल, ठीक है। अब 18 टोटल कितने गेस्ट है? 18 गेस्ट है, ठीक है। अब ये जो 18 गेस्ट है, इसको हम, ये जो ऊपर ये वाली साइड है इसको हम ए साइड बोल देते हैं, और इस साइड को हम कौन सा साइड बोलते थे? बी साइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है कि सीटेड हाफ ऑन ईच साइड, तो इस तरफ ए और बी की तरफ कितने, इस तरफ तो बैठेंगे 9, और इस तरफ भी कितने बैठेंगे? 9। ये पहली होगी। अब नाउ आउट ऑफ 18 गेस्ट 4 गेस्ट ऐसे हैं जो एक साथ बैठना चाहते हैं, ये ठीक है, ऑन पर्टिकुलर साइड। हम मान लेते हैं कि 4 जो गेस्ट है, जैसे ये 1 आउट ऑफ 9, 2, 3, 4, ये 4 गेस्ट एक साथ बैठना चाहते हैं।
और बाकी के कितने वैसे बेसिकली कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 9 पीपल है। 4 गेस्ट एक साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरफ जैसे 9 पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से 3 गेस्ट एक साथ बैठना चाहते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल आउट ऑफ तो बाकी के कितने बचे देखो, इनको वन ग्रुप टोटल 18 गेस्ट थे, उनमें से 4 गेस्ट एक साथ बैठ गए और 3 गेस्ट भी एक साथ बैठ गए, तो अब कितने बचे 11। अब आउट ऑफ 11 है जो गेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट 5 मोर फॉर साइड ए एंड रेस्ट। देखो अब साइड ए में हमारे पास क्या है 5 बचे हैं और साइड बी में 6 बचे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कंडीशन है, ए की तरफ 5 है और बी की तरफ कितनी है 6 है, ठीक। अब देखो हमारे पास जो 11 बच्चे हैं, इनमें से ये जो 5 है, ठीक है, इनका सिलेक्शन कर लेते हैं और बाकी का 6 का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो आउट ऑफ 11 हम 5 को सिलेक्ट करेंगे, तो पहले 5 को सिलेक्ट किए, बाकी के दोनों तरफ कितने कितने वैसे बिठा सकते हैं 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, दोनों तरफ बिठाएंगे 9 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। 11 से 5 को क्या लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल स्क्वायर। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 562, कितना 462 सॉरी। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 462 इंटू 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर। So this will be the answer of this question. So option B will be the correct option of this question. Thank you for watching this video.